दोस्तों नमस्कार, उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। गेट ट्रिकोपीडिया सेशन के लास्ट एपिसोड में हम टाइप्स ऑफ सर्किट एलिमेंट पढ़ रहे थे। आज हम बात करेंगे नेटवर्क थ्योरम्स की। नेटवर्क थ्योरम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनमें जो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो कुछ थ्योरम्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। उनमें सबसे पहली है लीनियरिटी थ्योरम, लीनियरिटी। दूसरी है सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन। तीसरी है थेवेनिन थ्योरम। नेक्स्ट है आपकी नॉर्टन थ्योरम। फिर है आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। नंबर 6 है रेसिप्रोसिटी। ये कुछ थ्योरम है, 6 थ्योरम। वैसे एक दो थ्योरम और भी है, जैसे मिलमैन थ्योरम होगी, वो बेसिकली थेवेनिन ही है और कुछ नहीं है। तो ये थ्योरम जो है ये गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे भाई, और इनको जब हम सोल्व कर लेंगे तो हम फिर इकट्ठे पीवाईक्यू भी सोल्व करेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू जो है अगर आप बेसिक लॉज के देखोगे तो ज्यादा नहीं है, मतलब है बट वो इजी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए थोड़े अच्छे पीवाईक्यू के लिए हमें इसको पहले कवर करना होगा, उसके बाद हम यहां तक के जो भी पीवाईक्यूज आए हैं उनको फिर हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लीनियरिटी एंड सुपरपोजिशन, क्योंकि ये दोनों थ्योरम एक साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। अब लीनियरिटी थ्योरम कैसे चेक की जाती है? लीनियरिटी का मतलब एक होता है होमोजेनिटी, होमोजेनिटी, और एक होता है सुपरपोजिशन। ये दो चीजों से बनी हुई है। मतलब अगर कोई सर्किट ऐसा है जिसके ऊपर होमोजेनिटी एप्लीकेबल है और सुपरपोजिशन एप्लीकेबल है, इसका मतलब वो लीनियर सर्किट है, वो उसके ऊपर लीनियरिटी थ्योरम भी एप्लीकेबल है, ठीक है। आप इसको इस तरह से समझिए। मतलब ये सुपरपोजिशन थ्योरम कोई सेपरेट थ्योरम नहीं है, ये इसी का पार्ट है, आप ये समझिए। जरा देखिए, इन दोनों को एक साथ ही हम समझेंगे। अगर कोई सर्किट हमारा लीनियर है, आप ये समझो कि अगर कोई सर्किट हमारा लीनियर है, ध्यान रखना इंक्लूडिंग लोड, ठीक है, लोड भी इंक्लूड कर रहा हूं मैं सर्किट के अंदर। अगर कोई सर्किट हमारा लीनियर है तो उस सर्किट के ऊपर होमोजेनिटी भी एप्लीकेबल होगी और सुपरपोजिशन भी एप्लीकेबल होगी। दोनों ही एप्लीकेबल होंगे अगर सर्किट हमारा लीनियर है तो। होमोजेनिटी को सबसे पहले पढ़ते हैं और फिर हम सुपरपोजिशन को पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है? सिर्फ सर्किट लीनियर होना काफी नहीं है, जो लोड है ना वो भी आपका लीनियर ही होना चाहिए। तो सर्किट इंक्लूडिंग लोड आपका लीनियर होना चाहिए, ठीक है। अकेला सर्किट होना काफी नहीं है भाई, तभी आप जो है होमोजेनिटी एंड सुपरपोजिशन को अप्लाई कर पाओगे। और इसी को हम लीनियरिटी बोलते हैं। दोनों से मिलके क्या बनता है? लीनियरिटी। तो सबसे पहले जरा होमोजेनिटी को समझते हैं। होमोजेनिटी क्या कहती है? होमोजेनिटी कहती है कि मान लीजिए मेरे पास कोई सर्किट है और ये लीनियर है, और हमने यहां पे कोई लोड लगाया, और ये जो लोड है ये भी हमारा लीनियर है, लोड भी हमारा लीनियर है, ठीक है। हमने मान लीजिए कोई इनपुट लगाया, इनपुट में वोल्टेज सोर्स को ले लेता हूं, कोई इनपुट लगाया V को लगाने से सोचिए लोड के अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज है वो V नोट आ गया है। ये सोर्स वोल्टेज को मैं इनपुट ले रहा हूं
और आउटपुट मैं इस वोल्टेज को ले रहा हूं, या आउटपुट करंट को भी ले सकते हो आप, कोई ऐसा वो वाली बात नहीं है। तो अगर मैंने इनपुट Vs लिया और आउटपुट में इस V नोट को ले रहा हूं, तो Vs के कोरस्पॉन्डिंग हमें यह आउटपुट मिल रहा है। अगर मैं इसको डबल कर दूंगा तो ये भी डबल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इनपुट को डबल करूंगा तो आउटपुट भी मेरा डबल हो जाएगा, लेकिन ये तभी होगा, इसी को बोलते हैं होमोजेनिटी। होमोजेनिटी इसी को बोला जाता है कि इनपुट को डबल करने से, इनपुट को अगर कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आउटपुट भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसी को होमोजेनिटी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन ये तभी होगा जब सर्किट लीनियर हो और लोड भी मेरा लीनियर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, इनकी वैल्यू जो है वो बदलनी नहीं चाहिए, ये टाइम इनवेरिएंट भी होना चाहिए। टाइम इनवेरिएंट मतलब टाइम के साथ इसकी वैल्यूज नहीं बदलनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, तभी आप ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। इसको बोलते हैं होमोजेनिटी। इसको डबल करोगे तो ये भी डबल हो जाएगा। ये क्या है? ये आउटपुट है। आउटपुट आप करंट को भी ले सकते हो। अगर आप Vs के कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट करंट को लेते, आई नोट को लेते और इसको डबल करते तो ये भी आपका डबल हो जाता है, ठीक है। आउटपुट किसी को भी बोल सकते हो ना आप। तो इसको बोलते हैं होमोजेनिटी थ्योरम। कहां अप्लाई होती है ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी जरा देख लेते हैं। इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं उनको भी जरा देख लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें क्वेश्चन ही सोल्व करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आते हैं? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सर्किट है, सोचिए इस तरह का कोई सर्किट है, ठीक है। और भी कोई कई सारी ब्रांचेस ये दे सकता है बंदा, ठीक है। और आपको ये दे दिया कि ये 4 ओम है, ये भी 4 ओम, 4 4 2 2, ठीक है। और ये करंट दे दिया 2 एम्पियर। आपसे पूछ लिया बताओ Vs क्या आएगा। ऐसे और भी बहुत सारे ब्रांचेस इसमें कनेक्ट कर सकता है, कई सारे ऐसे लेटर्स ही बना सकता है। और ये करंट दे दिया 2 एम्पियर, आपसे पूछ लिया Vs बताओ क्या होगा, Vs की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ लिया है। तो अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे? एक काम कीजिए, आप जो है इस 2 को एक बार भूल जाओ। आप ये मान लो कि जो लास्ट ब्रांच है उसमें 1 एम्पियर करंट है, ऐसे मान लो, ठीक है। इस 2 को मारो गोली, 1 एम्पियर है और नीचे मान लो कि ग्राउंड है, नीचे रेफरेंस मान लो, ठीक है। अब आप बताओ, अगर इधर 1 एम्पियर है तो इसके अक्रॉस क्या आएगी? 2 वोल्ट, और इसके अक्रॉस भी 2 वोल्ट आएगी। नीचे क्योंकि आपने 0 मान लिया है, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, तो यहां की वोल्टेज आएगी 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट यहां पे है और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो नीचे कितना करंट आएगा? 1 एम्पियर। अभी इस 2 को मत देखो, ये आएगा 1 एम्पियर। अब आप केसीएल लगाओ इस पॉइंट पे, 1 एम्पियर इधर जा रहा है, 1 एम्पियर आपका इधर जा रहा है, तो पीछे से कितना आएगा? 2 एम्पियर। 1 एम्पियर आपका इधर है, 1 एम्पियर इधर है, तो पीछे से आएगा 2 एम्पियर। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो क्या आएगी? वो आएगी 8 वोल्ट। ये है 4 वोल्ट, ये है 8 वोल्ट, तो यहां पे आ जाएगा 12 वोल्ट। 12 ये है, 4 ये है, तो नीचे करंट आएगा 3 एम्पियर। 12 इधर है, 0 इधर है, तो वोल्टेज डिफरेंस है 12 वोल्ट का, डिवाइड बाय 4 कर दो, 3 एम्पियर। 3 एम्पियर इधर है, 2 इधर है, तो इधर से करंट आएगा 5 एम्पियर। 5 और 4 ये आएगा 20 वोल्ट, ठीक है। इधर है 12, ये है 20, तो यहां की वोल्टेज आएगी 32 वोल्ट। इसका मतलब ये जो दोनों पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो 32 आया है, वो तब आया है जब हम इस ब्रांच में करंट कितना आ रहा है? 1 एम्पियर। जरा देखो, हालांकि हमने माना यहां का था, उससे हमने ये निकाल लिया, ये भी निकाल लिया और ये वोल्टेज भी निकाल ली। लास्ट में हमने 1 एम्पियर माना है, तब लास्ट में हम 1 एम्पियर मान के और इधर ऐसे ऐसे सब में करंट निकाल दिया और यहां की वोल्टेज निकाली। और फिर अब हम क्या देखेंगे? अब हम इस ब्रांच को देखेंगे। अब हम बोलेंगे कि इस ब्रांच में 1 एम्पियर करंट है, तो अगर इस ब्रांच में 1 एम्पियर करंट है यहां पे, तो यहां पे 32 वोल्ट है, लेकिन यहां पे तो 2 एम्पियर है, तो इसका मतलब क्या है? ये डबल है भाई। तो डबल कब हुआ होगा? ऑब्वियसली इसको डबल करोगे तो ये भी डबल हो जाएगा। मतलब अगर इसमें 1 एम्पियर है तो यहां पे होनी चाहिए 32 वोल्ट, लेकिन यहां पे क्योंकि 2 एम्पियर है तो यहां पे क्या वोल्टेज होनी चाहिए? 64 वोल्ट होनी चाहिए। यहां की वोल्टेज जो है वो 64 वोल्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब Vs की जो वैल्यू आएगी वो 64 वोल्ट आएगी। आई होप आपको समझ आया। इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होता है, जरा देखिए। तो ये 2-3 टाइप है क्वेश्चन की, आपको याद होनी चाहिए कि लीनियरिटी में कैसे कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं बोलूं कि भाई एक जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम है, चार 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 चार
2 और 2, ठीक है, ऐसे आपको दे दिया है कि ये जो है ये 0.5 एम्पियर है। आपसे पूछा है बताओ ये आई नोट क्या होगा। कई बार ये पूछ लेते हैं, ऐसे पूछ लेते हैं, तब क्या करोगे भाई, अगेन भाई कई सारे रजिस्टर लग गए ना, लेडर लग गई है, तो लेडर लग गई है तो आप इसको सिंप्लीफाई या केवीएल नोडल में जाने की जरूरत नहीं है अब आपको, ठीक है। तो आप क्या करो, आप लीनियरिटी से सोचिए। आप एक काम करो, यहां पे लास्ट में 1 एम्पियर मान लिया करो और नीचे जो है ग्राउंड मान लिया करो। यहां पे मैंने ले लिया 1 एम्पियर और नीचे जो है वो मैंने ग्राउंड ले लिया, नीचे मैंने मान लिया 0 वोल्ट, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 1 एम्पियर है तो इसके अक्रॉस 2 वोल्ट आएगी और इसके अक्रॉस भी 2 वोल्ट आएगी, ये भी 2 वोल्ट और ये भी 2 वोल्ट। तो नीचे अगर 0 है तो यहां की वोल्टेज क्या बनेगी, 4 वोल्ट, यहां पे बनेगी 4 वोल्ट। अब बताओ ये 4 है और ये भी 4 है तो इधर आएगा 1 एम्पियर, इधर 1 एम्पियर है, इधर भी 1 एम्पियर है, इधर से कितना आएगा बताओ जरा, 2 एम्पियर। तो ये क्या वोल्टेज आएगी, ये वोल्टेज आएगी 8 वोल्ट। ये 4 है, ये 8 है, तो यहां की वोल्टेज आएगी 12 वोल्ट। ये 12 है, नीचे 0 है तो इधर कितना करंट आएगा, 3 एम्पियर। ये 3 है, इधर 2 है तो इधर से 5 एम्पियर आएगा और उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगी, 20 वोल्ट। 12 और 20 ये क्या हो जाएगा, 32 वोल्ट। तो इधर क्या हो जाएगा, 8 एम्पियर। 8 इधर, 5 इधर, 8 और 5 13 एम्पियर। ये कितना हो गया, 13 इंटू 4 52 वोल्ट, ठीक है। 32 ये और 52 ये, यहां पे कितना हो गया, 84 वोल्ट। 84 वोल्ट है तो इधर कितना करंट आएगा बताओ जरा, 84 डिवाइड बाई 4, ठीक है, तो 21 एम्पियर। एक बार जरा देख लो भाई, मेरे हिसाब से ठीक है, कैलकुलेशन देख लो एक बार, बस यहीं तक रहना है बस अपने को। अब आप सोचिए अगर यहां पे 3 एम्पियर है तो यहां पे है 21 एम्पियर, 3 एम्पियर के कोरस्पॉन्डिंग 21 एम्पियर है। 1 एम्पियर अगर होता तो ये होता 21/3, अगर यहां पे 1 एम्पियर होता तो ये होता 21/3। यूनिटरी मेथड लगा दो ना अब, लेकिन एक्चुअल में कितना करंट दे रखा आपको, 0.5, तो 0.5 एम्पियर होता तो कितना करंट होगा, 21/3 इंटू 0.5, ठीक है, ये हो गया 3.5 एम्पियर। सिंपल, इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो, कोई कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं होमोजेनिटी थ्योरम। आप देखो, आप इसको होमोजेनिटी कैसे बोल रहे हो भाई, आप खुद सोचो ना, 3 के कोरस्पॉन्डिंग इधर करंट कितना है, 21। अब 3 को मैं किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं कि ये हाफ बन जाए, ऑब्वियसली 1/6 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो हाफ बनेगा। तो जिस फैक्टर से इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो इसी फैक्टर से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे होमोजेनिटी एप्लीकेबल है इस सर्किट में, क्योंकि ये मेरा सोर्स है, इसको तो छोड़ ही दो, बाकी सर्किट को देखो ना, बाकी सर्किट में रजिस्टर लगे हुए हैं, ये तो इनपुट का हिस्सा हो गया ना, तो बाकी जो है वो रजिस्टर लगे हुए, इसका मतलब ये तो सर्किट है, ये तो होमोजेनियस सर्किट है, मतलब लीनियर सर्किट है, तो इसमें होमोजेनिटी एप्लीकेबल होगी। तो 3 अगर यहां पे, तो यहां पे कितना है, 21 है। 3 को जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे यहां का करंट भी उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 को मैंने 1/6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी 1/6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये बन गया हाफ, तो इसका मतलब इस ब्रांच में अगर हाफ होता तो इस ब्रांच में कितना करंट होता, 21/6 होता, ठीक है। तो अब आप यहां से सोल्व कर सकते हो। तो इस तरह से ये होमोजेनिटी के क्वेश्चंस हैं। आप अगर इनको नोड्स को छोटा करोगे, नोड लगाओगे, केवीएल कैसे लगाओगे, बहुत लंबा चला जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो होमोजेनिटी को जरा ध्यान से समझिए कि कैसे हम यहां पे अप्लाई करते हैं होमोजेनिटी थ्योरम को, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं पीवाईक्यूज में, लेकिन जो अगला मैं समझाने जा रहा हूं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जरा देखिए, हमने देखा कि अगर हमारे पास सर्किट लीनियर है, हमारे पास लीनियर सर्किट है और यहां पे हमने लोड लगा रखा है और ये हमारे पास सोर्स है Vs, लोड भी जो है वो भी हमारा लीनियर है, लोड भी लीनियर है, ये भी आपको दे रखा है, ठीक है, लीनियर। अब सुनिए, Vs के कोरस्पॉन्डिंग आपको करंट दे रखा है यहां पे I नोट। करंट को मैं आउटपुट ले लेता हूं और इसको इनपुट ले लेता हूं। अगर मैं इसको K नोट से मल्टीप्लाई करूं, कोई कांस्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्योंकि सर्किट लीनियर है और लोड भी लीनियर है, होमोजेनिटी एप्लीकेबल होगी। जिस फैक्टर से आप इनपुट को मल्टीप्लाई करोगे उसी फैक्टर से आउटपुट भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। कोई ऐतराज नहीं है यहां पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कब आएगी, प्रॉब्लम तब आएगी जब 2 इनपुट होंगी या 2 से ज्यादा इनपुट होंगी। 2 से ज्यादा तो खैर इनपुट एग्जाम में नहीं देगा, गेट एग्जाम में, क्योंकि टाइम की भी बाउंडेशन होती है, उसमें लंबा समय लगता है। तो कई बार आपको क्या होता है, 2 इनपुट दे देता है और आपको यह दिया गया है कि Vs और Is के कोरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट करंट है वो है I नोट।
अगर यहां पे वीएस है, यहां पे आईएस है, तो आउटपुट करंट क्या हो जाएगा, आई नॉट। अगर मैं दोनों को डबल कर दूं, इसको भी डबल कर दूं और इसको भी डबल कर दूं, तो क्लियरली आई नॉट भी डबल हो जाएगा। इस बार दोनों को डबल करना पड़ेगा, तभी ये डबल होगा, ठीक है, अदरवाइज डबल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि इस बार दो इनपुट है भाई और एक आउटपुट है, तो दो को डबल करोगे, दोनों को डबल करोगे तभी ये डबल होगा ना भाई, ठीक है। लेकिन सोचिए, अगर एक को आप डबल कर रहे हो और दूसरे को 1.5 टाइम्स कर रहे हो, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आई नोट अब क्या आएगा? अगर ये सवाल आ जाए तो कैसे करेंगे फिर? तो ऐसे केस में क्योंकि सर्किट हमारा लीनियर है और लोड भी लीनियर है, तो यहां पे सुपरपोजिशन काम करेगी, क्योंकि दो इनपुट आ गई ना, मल्टीपल इनपुट आ गई, तो ऐसे केस में सुपरपोजिशन काम करेगी। सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी दोनों ही आपको लगानी होंगी। कैसे? ऐसे केस में जो आउटपुट करंट है, जब लोड भी हमारा लीनियर है और सर्किट भी लीनियर है और मल्टीपल इनपुट अगर आपको दे रखी है, तो ऐसे केस में जो आउटपुट करंट होगा या आउटपुट वोल्टेज होगी, उसको आप क्या कह सकते हो, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से लिख सकते हो, AVS प्लस BIS, ऐसे आप लिख सकते हो। अगर आपको आउटपुट वोल्टेज लिखनी होती तो भी आप उसको लिख सकते थे, V0 इज इक्वल टू A1VS प्लस B1IS, आप इस तरह से लिख सकते हो दोस्तों। मतलब जो आउटपुट है अब वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इसका, इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट का, ठीक है। इस तरह से अब आपको लिखना होगा। इसका प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं है कि कहां से आया, बस इसको याद रखिएगा। जब भी मल्टीपल इनपुट आ जाते हैं तो लीनियर, लेकिन पावर को नहीं लिख सकते हो आप। कहीं आप ऐसे लिख दो कि जो पावर आएगी इसमें P0, वो जो है वो P1 आ जाए और P2 आ जाए। P1 क्या है बताओ जरा? P1 है VS की वजह से और P2 है IS की वजह से। अकेले VS की वजह से P1 है और अकेले IS की वजह से P2 है। जब दोनों सोर्सेज को एक साथ लगाएंगे तो पावर जो है वो ये आएगी। ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। पावर के ऊपर सुपरपोजिशन नहीं लगानी है, ठीक है। वोल्टेज एंड करंट को आप इस तरह से लिख सकते हो। अब इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जरा देखिए कैसे। अगर मैं सिंपल से सिंपल क्वेश्चन की भी बात करूं तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेते हैं कि भाई ये कोई सर्किट दे रखा है, लीनियर सर्किट है, लोड भी लीनियर है, लोड कोई रजिस्टर लगा दिया या कुछ है, ठीक है। तो ऐसे केस में VS आपको दे दिया जाएगा, IS आपको दे दिया जाएगा एंड V0 आपको। VS दे दिया 10, ये दे दिया 5, ये दे दिया 8, ये दे दिया 15, ये दे दिया 5, और आपसे पूछा बताओ ये क्या होगा। नहीं, ये दो तो देने पड़ेंगे ना भाई। ये वैल्यू आपसे दे दी मान लीजिए 10, फिर ये दे दिया 40, ये दे दिया, ये भी 40 दे दिया, और आपसे पूछ लिया कि ये बताओ क्या होगा। तो अब आप देखो, पहले केस में 8 है, दूसरे केस में इसको 1.5 गुना कर दिया, बट इसको तो 1.5 गुना नहीं किया। अगर इसको 1.5 गुना किया है और इसको भी 1.5 गुना किया होता तो ये भी 1.5 गुना हो जाता। बट एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये तो 1.5 गुना हो गया, बट ये तो 1 टाइम्स ही रहा ना, तो अलग अलग फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? ऐसे केस में जो आउटपुट वोल्टेज है V0, उसको आप लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दो। तो पहले केस में क्या लिखोगे? 8 इज इक्वल टू 10A प्लस 5B। प्लस लिख दो या माइनस लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोग यहां पे माइनस पसंद करते हैं, माइनस से भी सेम आंसर ही आएगा, ठीक है। दूसरे केस में 10 विल बी इक्वल टू V0 जो है वो है 15A प्लस 5B। अब इन दोनों इक्वेशन से A एंड B निकाल लो, और जो लास्ट केस है, लास्ट केस में V0 क्या होगा? 40A प्लस 40B, ठीक है। ये हमारा V0 आ जाएगा। तो A एंड B की वैल्यू यहां से निकालो, पुट कर दो, V0 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे बताओ? इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया कि कैसे हम यहां पे V0 को कैलकुलेट करेंगे। कहानी सिंपल सी है, ठीक है। ऐसे अगर I0 दिया होता तो I0 को भी हम कर लेते हैं, I0 को भी इसी तरह से लिख लेते हैं। लेकिन बस ये ध्यान रखना, लीनियर सर्किट होना चाहिए, लोड भी लीनियर होना चाहिए। अगर लोड मेरा नॉन लीनियर हो गया तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट करंट को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ VS एंड IS नहीं लिख पाओगे। दूसरी बात, यहां पे पावर पे सुपरपोजिशन नहीं लगाना है, कहीं पावर को भी AP1 प्लस AP2 कर दो, वो भी गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। इस तरह से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको आप लिख सकते हो। बट कई बार क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में यहां पे ऐसे दे दिया जाता है, जरा देखो कैसे, कि यहां पे कोई रेजिस्टिव लोड लगा दिया है, देखिएगा, कोई रेजिस्टिव लोड लगा दिया है, ठीक है, RL लगा दिया। RL लीनियर लोड है, इसका मतलब कई बार लिखता नहीं है कि लीनियर लोड है, ऐसे लगा दिया, RL लगा दिया, इसका मतलब लीनियर लोड है, ठीक है। और यहां पे आपको टेबल दे रखा है, उसमें PL दे रखा है। पहले केस में PL की वैल्यू 9 वोल्ट, दूसरे केस में मान लीजिए 16 वोल्ट, तीसरे केस में आप पूछ लिए, तीसरे केस में बताओ पावर क्या होगी। अब पावर के पे तो सुपरपोजिशन नहीं ना लगा सकते, तो क्या करेंगे भाई?
तो ऐसे केस में आप एक काम करो, या तो वी नोट निकालो या आई नोट निकालो। अब बोलोगे सर वी नोट आई नोट कैसे निकालें? उसके लिए आप आरएल की कोई वैल्यू अज्यूम कर लो 1 ओम, क्योंकि यहां आंसर जो है वो आरएल के इंडिपेंडेंट आता है। आरएल की वैल्यू अगर मैं 1 ओम लिखूंगा तो 9 वोल्ट कब आएगी इसमें पावर? जब करंट कितना होगा? 3 एम्पियर। तो इसको 3 लिख लो। फिर दूसरे केस में 16 वोल्ट है पावर। 16 वोल्ट ये कब कंज्यूम करेगा? जब करंट कितना हो? 4 एम्पियर। तो दूसरे केस में 4 एम्पियर आ गया। अब तीसरे केस में आई नोट निकाल लो, और आई नोट से फिर ये आ जाएगा आई नोट का स्क्वायर इंटू आरएल करके, आई नोट का स्क्वायर इंटू आरएल की वैल्यू 1 पुट करके पीएल की वैल्यू निकाल लो। यहां पे बड़ा आसान है। ठीक है, पॉइंट को समझो भाई, कैसे हम यहां से यहां पे आएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान देना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप आई नोट को, क्योंकि आप आई नोट का एक अलग से टेबल बना लिया ना, पीएल का दे रखा था, आई नोट का अलग से टेबल बना लिया। आई नोट का टेबल बन गया तो वी नोट पाई बना सकते हो ना भाई। आई नोट इंटू 1 कर दोगे तो वी नोट इसके कोरस्पॉन्डिंग आ जाएगा। किस आई नोट का निकालो चाहे वी नोट का निकालो, एक का अलग टेबल बनाना पड़ेगा आपको। तो क्योंकि हमने आई नोट का बना लिया है, आई नोट पहले केस में 9 वोल्ट दे रखी थी, इसका मतलब इसमें करंट 3 एम्पियर रहा होगा। दूसरे केस में पावर इसमें 16 वोल्ट थी तो इसमें 4 एम्पियर रहा होगा। तो ये टेबल बन गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, 3 इज इक्वल टू, यहां पे 3 है ना, 3 इज इक्वल टू 10A प्लस 5B लिखेंगे। और दूसरे केस में 4 है, 4 इज इक्वल टू 15A प्लस 5B करेंगे। यहां से A एंड B निकाल लेंगे। और लास्ट केस में जो आई नोट है, आई नोट इज इक्वल टू 40A प्लस 40B, क्योंकि आई नोट को हम ए एंड बी के कॉम्बिनेशन में, वीएस एंड आईएस के कॉम्बिनेशन से लिख सकते हैं ना भाई, आई नोट को या वी नोट को, पीएल को नहीं लिख सकते। इसलिए हमने आई नोट को अलग से पहले निकाला, और यहां से ए एंड बी निकाल के तीसरे केस में आई नोट निकाल दो। एक बार ये आई नोट आ गया, आई नोट का स्क्वायर इंटू आरएल करके पीएल की वैल्यू यहां से कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो कई बार आपको ऐसे पावर दे दी जाती है और उस केस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। इसमें सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी दोनों ही इंक्लूड हो गई है। ठीक है, क्योंकि दो सोर्स आ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज को ध्यान देना है भाई, और अगली चीज जो है वैसे तो पूछी नहीं गई है, क्योंकि बस इतना सा ही पूछते हैं गेट के एग्जाम में। तो अगर आपको इतनी सी जानकारी भी है तो आप सोल्व कर लोगे प्रॉब्लम को, लेकिन इसमें बढ़िया बढ़िया टिपिकल चीजें भी बन सकती हैं, उस टिपिकल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। टिपिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं कैसे? अगर ये जो सोर्स है और ये जो सोर्स है दोनों डीसी ना रखें, एक को एसी कर दें एक को डीसी कर दें, तो इन दैट केस चीजें डिफरेंट हो जाएंगी। बट वो गेट में कभी पूछी नहीं गई अभी तक। ठीक है, तो उनको ज्यादा हम नहीं जाएंगे, ज्यादा हम पीएचडी नहीं करेंगे इस चीज में। हालांकि पूछ सकते हैं लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो इसलिए केवल जी जितना जो बताया गया है उतने पे ही ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये था भाई आपका, इस तरह की जो प्रॉब्लम है उनको कैसे सोल्व करते हैं वो मैंने आपको बताया। अब एक और चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और वो क्या है? वो ये है कि जैसे आपका कोई सर्किट है, सिंपल सा सर्किट ले रहा हूं, ये 10 ओम है और ये मान लीजिए ये भी 10 ओम है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए आपके पास सर्किट है और यहां पे हमने लगा दिया 20 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या बनेगी? ये मैं वीएस बोल रहा हूं, इसके अक्रॉस वोल्टेज बताओ। इसके अक्रॉस वोल्टेज जो आएगी, 1 एम्पियर का करंट आएगा, 10 वोल्ट आ जाएगी। सही है, ये बनेगा 10 वोल्ट। ध्यान से देखना भाई, Vs अगर 20 है तो आउटपुट जो है वो 10 वोल्ट आ गई है हमारे पास, इसको मैं V नोट बोल देता हूं। और ये कोई रजिस्टिव सर्किट है। अब अगर मैं सारे एलिमेंट को डबल कर दूं, सर्किट के अंदर जितने भी एलिमेंट है इंक्लूडिंग दिस लोड, तो सर्किट में तो एक ही एलिमेंट है और बाकी तो लोड है, तो सबको अगर मैं सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, ये भी मैंने डबल कर दिया और ये भी मैंने डबल कर दिया, तो क्या ये वोल्टेज बदलेगी? ना। इनपुट वोल्टेज की वजह से अगर आप आउटपुट वोल्टेज देख रहे हो और सर्किट एलिमेंट को सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आउटपुट वोल्टेज नहीं बदलेगी, क्योंकि वोल्टेज से वोल्टेज को ही देख रहे हो आप और एलिमेंट को सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, सारे के सारे एलिमेंट्स को, तो आपकी वोल्टेज नहीं बदलेगी, लेकिन करंट बदल जाएगा। करंट कितना रहेगा? पहले जो है 1 एम्पियर था, अब करंट जो है वो क्या होगा? हाफ एम्पियर आएगा। चेक करके देख लो, इसके अक्रॉस वोल्टेज अभी भी 10 आई, 10 डिवाइड बाय 20 करोगे तो हाफ एम्पियर आएगा, जबकि पिछले केस में करंट कितना था? 1 एम्पियर। तो इसका मतलब आप ये समझिए, अगर मेरे पास कोई वोल्टेज सोर्स है, सिंगल वोल्टेज सोर्स अगर मैं ले लूं, सोचिए, और यहां पे मेरा लीनियर लोड है और ये भी लीनियर है, ठीक है, ये भी लीनियर है, और वोल्टेज से कॉरस्पॉन्डिंग मैं यहां पे वोल्टेज ही देख रहा हूं, और आपको ये दे रखा है कि Vs की वैल्यू जब 20 वोल्ट थी तो V नोट की वैल्यू थी 10 वोल्ट। अब मैंने क्या किया? मैंने सारे सर्किट एलिमेंट को इंक्लूडिंग दिस लोड रेजिस्टेंस सबको 3 गुना कर दिया, सबको 3 गुना कर दिया है, 3 टाइम्स कर दिया है। ठीक है, किसको? इस लीनियर सर्किट के सारे एलिमेंट्स को और इस रेजिस्टर को, लोड को भी 3 गुना कर दिया सबको।
अब बताओ, अब Vs को अगर मैं 20 रखूंगा तो V नोट की वैल्यू क्या आएगी? तो V नोट की वैल्यू अभी भी 10 वोल्ट ही रहेगी, अभी भी 10 वोल्ट रहेगी। क्यों? क्योंकि इनपुट वोल्टेज से आप आउटपुट वोल्टेज को देख रहे हो, वोल्टेज के साथ वोल्टेज को ही देख रहे हो आप, और एलिमेंट्स को आप क्या कर रहे हो? डबल कर रहे हो, 3 गुना कर रहे हो। तो एलिमेंट्स अगर सारे के सारे सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनपुट वोल्टेज की वजह से आउटपुट वोल्टेज नहीं बदलती, लेकिन करंट बदल जाता है। इवन हर ब्रांच में करंट जो है वो 1/3 हो जाएगा। जो पहले करंट था, पहले करंट अगर आई नोट था इसमें, तो अब जो करंट आएगा, क्योंकि वोल्टेज तो इसके अक्रॉस सेम ही नहीं, ये 3 गुना हो गया, तो आई नोट की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। हर ब्रांच के आपका जो करंट है वो 1/3 हो जाएगा प्रीवियस वैल्यू का। वोल्टेज की वजह से वोल्टेज नहीं बदलती, ध्यान रखिएगा। अगर आप सारे एलिमेंट को सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको याद रखिएगा। अब सवाल यह है कि सर अगर करंट सोर्स होता तो करंट सोर्स से करंट नहीं बदलता। जरा देखिए, वोल्टेज बदल जाती है। जरा देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक सिंपल सा सर्किट ले लिया करो, ऐसे याद रखो ना, छोटे सर्किट से देखा करो आप। यहां पे मैंने कोई करंट सोर्स ले लिया है IS, ये है 20 एम्पियर का, ये 10 ओम है और ये 5 ओम है। तो अब आप बताओ जो आउटपुट करंट है वो क्या है? देखो, करंट सोर्स मेरा इनपुट है और मैं आउटपुट करंट को देख रहा हूं यहां से इस सर्किट में। तो आप बताओ 20 एम्पियर है तो यहां पे भी 20 एम्पियर ही आएगा, ये भी आपका 20 एम्पियर ही आएगा, सही बात है। ये 20 है तो ये भी 20 आएगा। अब एक काम करता हूं, मैं इन सबको डबल कर देता हूं, ये 20 कर देता हूं और ये 10 कर देता हूं। अब आप बताओ क्या ये करंट बदलेगा या अभी भी 20 रहेगा? इसका मतलब करंट सोर्स की वजह से अगर करंट ही देख रहे हो आउटपुट पे आप, तो करंट सोर्स की वैल्यू नहीं बदलेगी। अगर आप एलिमेंट सबको सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो, सबको अगर आप डबल कर रहे हो तो करंट सोर्स की वैल्यू से अगर आप आउटपुट करंट ही देख रहे हो तो करंट आउटपुट करंट की वैल्यू सेम आएगी। मतलब अगर इस क्वेश्चन में यहां पे अगर मैं आपसे ये बोलता कि भाई मेरे पास यहां पे करंट सोर्स है, यहां पे करंट सोर्स है IS, और उसके कोरस्पॉन्डिंग आई नोट की वैल्यू आ रखी है 2 एम्पियर। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सारे सर्किट एलिमेंट्स को डबल कर रहा हूं, 2 टाइम्स कर रहा हूं, सारे सर्किट एलिमेंट को 2 टाइम्स कर रहा हूं, इंक्लूडिंग दिस लोड, ठीक है, इंक्लूडिंग लोड, सबको 2 टाइम्स कर रहा हूं। अब बताओ IS के कोरस्पॉन्डिंग करंट कितना आएगा? तो अभी भी IS के कोरस्पॉन्डिंग करंट क्या रहेगा? 2 रहेगा। करंट सोर्स के कोरस्पॉन्डिंग अगर करंट को ही देख रहे हो तो करंट की वैल्यू सेम आएगी। अगर आप सारे एलिमेंट को डबल कर रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, याद रहेगा ये पॉइंट। आई होप आपको समझ आया कि अगर आप सारे एलिमेंट को डबल कर रहे हो, करंट सोर्स की वैल्यू सेम रख रहे हो, तो आउटपुट करंट भी सेम रहेगा। अगर इसको डबल कर दोगे तो ये भी डबल हो जाएगा, अगर ये करंट सोर्स डबल करोगे तो ये भी सोर्स डबल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये एलिमेंट यूनिफॉर्मली सारे के सारे सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई होंगे तभी ऐसा होगा, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। अब चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, जरा देखिएगा। अब सोचिए ये सर्किट दे रखा है और यहां पे IS भी दे रखा है और VS भी दे रखा है, ये दे रखा है VS, ये RL है और ये वोल्टेज है V नॉट। अब आपको एक टेबल दे रखा है VS IS V नॉट, ठीक है, VS की वैल्यू है 10, IS की वैल्यू है 5, ये दे रखा है 2 वोल्ट, फिर ये दे दिया 20, ये दे दिया 40, ये आ गया 10 वोल्ट, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, इफ ऑल रजिस्टर्स इंक्लूडिंग RL आर डबल्ड, ये कह रहा है सारे रजिस्टर्स को इंक्लूडिंग दिस RL उसको हमने डबल कर दिया, एंड VS इक्वल टू 30 वोल्ट, IS इक्वल टू 50 एम्पियर, और आपसे पूछा बताओ V नोट क्या आएगा। ये कह रहा है तीसरे केस में VS की वैल्यू ये है, IS की वैल्यू ये है, V नोट की वैल्यू बताओ। तो आप बोलोगे सर देखो V नोट को तो लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं हम, बिल्कुल सही है भाई। तो आप बोलोगे कि 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, पहले केस में 10A प्लस 5B, दूसरे केस में 10 इज इक्वल टू 20A प्लस 40B। आप ऐसे लिखोगे भाई, बोलिए कोई दिक्कत है तो पहले 2 केस में तो बिल्कुल सही लिखा आपने, कोई दिक्कत नहीं है। क्या अब लास्ट केस जो है, क्या इसमें जो V नोट निकालना है अपने को, क्या उसको आप ऐसे लिखोगे 30A प्लस 50B, क्या आप ऐसे लिखोगे? ऑब्वियसली ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे दिक्कत यह आई है कि तीसरे केस में सर्किट एलिमेंट्स की वैल्यू सबकी डबल हो गई है, तो अपने को कुछ ध्यान से लिखना पड़ेगा, यहां पे कुछ तो सोच समझ के लिखना होगा। अब वो सोच समझ के कैसे लिखें, जरा देखिए। हम यहां पे क्या कर रहे हैं, हम यहां पे V नोट को लिख रहे हैं A टाइम्स ऑफ VS प्लस B टाइम्स ऑफ IS, यही तो कर रहे हैं ना भाई, और यही होना भी चाहिए।
तो जरा देखो, आउटपुट पे हम वोल्टेज देख रहे हैं और वोल्टेज के दो पार्ट है, एक ये और एक ये। इसका मतलब ये जो आउटपुट पे वोल्टेज अपीयर हुई है भाई, अगर इधर वोल्टेज है तो ये भी वोल्टेज डायमेंशनली वोल्टेज होना चाहिए और ये भी डायमेंशनली वोल्टेज होना चाहिए। ये वोल्टेज किसकी वजह से आई है आउटपुट पे? ये वीएस की वजह से आई है। और ये वोल्टेज किसकी वजह से आई है? ये आईएस की वजह से आई है। अब ध्यान से देखना। तो जरा देखो अब तीसरे केस में हम वी नोट को देख रहे हैं। अगर रजिस्टर सेम होते सारे के सारे तीसरे केस में भी, तो यहां पे क्या लिखते आप? 30A लिख देते, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। और यहां पे +50B लिख देते अगर रजिस्टर सारे के सारे सेम होते थे। लेकिन तीसरे केस में सारे के सारे रजिस्टर डबल कर दिए। तो अगर सारे के सारे रजिस्टर डबल कर दिए तो हमने क्या पढ़ा था अभी हमने देखा था कि अगर सारे के सारे रजिस्टर इंक्लूडिंग लोड अगर आप सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, तो अगर आप इनपुट वोल्टेज सोर्स की वजह से आउटपुट वोल्टेज को ही देख रहे हो तो कोई बदलाव नहीं आएगा। तो जो पहले रिलेशन थी वैसी रहेगी, ठीक है। तो अब जरा देखो यहां पे हम आउटपुट वोल्टेज को देख रहे हैं और ये 30A क्या है? ये 30A वोल्टेज सोर्स की तो वैल्यू, इनपुट वोल्टेज सोर्स की तो वैल्यू है। तो अगर रजिस्टर डबल ना होते तो आप 30A लिखते, तो अभी भी आप क्या लिखोगे? 30A ही लिखोगे, क्योंकि ये जो पार्ट है आउटपुट वोल्टेज का, ये वोल्टेज सोर्स की वजह से है और आउटपुट में भी आप वोल्टेज ही देख रहे हो। आई होप आपको समझ आया। अब आइए +50B, ये जो आउटपुट वोल्टेज है ये करंट सोर्स की वजह से है। और आप जरा देखिए, अगर करंट सोर्स की वजह से अगर आपको देखना है, ये सर्किट है, सोचिए 2 एम्पियर, ये आर करंट सोर्स की वजह से अगर आप आउटपुट वोल्टेज को देख रहे हो, तो यहां पे फिलहाल जो आउटपुट वोल्टेज आएगी वो 2R आएगी। 2 एम्पियर की वजह से 2R आ जाएगी। अगर मैं सबको डबल कर दूंगा तो यहां पे करंट तो उतना ही रहेगा, करंट सोर्स की वजह से करंट सेम रहता है, बट वोल्टेज की वैल्यू क्या आती है? वोल्टेज की वैल्यू डबल हो जाती है। अब यहां पे 2 × 2R आएगा, 4R बनेगा वोल्टेज ये वाले। इसका मतलब ये हुआ कि करंट सोर्स की वजह से करंट तो सेम रहेगा, बट करंट सोर्स की वजह से वोल्टेज जो है वो सेम नहीं रहेगी, वोल्टेज डबल हो जाएगी। तो एक्जैक्टली यहां पे देखो, ये जो वोल्टेज है ये किसकी वजह से आई है? करंट सोर्स की वजह से आई है। तो 50 भी होता अगर हम कुछ चेंज नहीं करते तो, लेकिन क्योंकि सारे रजिस्टर डबल कर दिए, तो करंट सोर्स की वजह से जो आउटपुट वोल्टेज आएगी वो क्या होनी चाहिए? वो डबल होनी चाहिए। तो ये करंट सोर्स की वजह से आउटपुट वोल्टेज का हिस्सा है ना, तो इसको आप डबल कर दो, तो इसकी जगह पे आप 100 करोगे। तो जो लास्ट इक्वेशन आएगी वो ये नहीं आएगी दोस्तों। पहले दोनों से A और B निकालो, फिर लास्ट इक्वेशन ये बनेगी। और ये कैसे आई है उसको जरा समझिए, ठीक है। इस तरह से आप सिंपल सर्किट से सोच सकते हो कि करंट सोर्स अगर इनपुट है और आउटपुट पे करंट ही देख रहे हो आप, तो कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर सारे एलिमेंट्स आपके सेम है तो जो रिलेशन चलती आ रही थी वही रिलेशन रहेगी। लेकिन अगर सारे के सारे एलिमेंट्स डबल कर दिए तो वोल्टेज डबल होगी, यहां पे करंट डबल नहीं होगा, ठीक है। अब क्योंकि आप आउटपुट में वोल्टेज देख रहे हो और करंट सोर्स की वजह से वोल्टेज का ये वाला हिस्सा है, तो ये 50 भी होना चाहिए था। कब? जब सारे एलिमेंट सेम रहते तो। लेकिन क्योंकि सारे एलिमेंट्स अब आपने डबल कर दिए हैं, तो इसकी वजह से 100 भी आ गया, ये भी डबल हो गया। ये क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स की वजह से आउटपुट वोल्टेज आई है। वोल्टेज सोर्स की वजह से आउटपुट वोल्टेज देख रहे हो आप, मतलब इनपुट भी वोल्टेज सोर्स है और आउटपुट भी वोल्टेज को ही देख रहे हो आप। तो जितने भी एलिमेंट्स को आप डबल कर रहे हो उससे आपका वोल्टेज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो पहले आना चाहिए था वही आएगा अभी भी। पहले 30A आना चाहिए था, अगर ये ना चेंज करते तो, डबल ना करते तो अभी भी क्या आएगा? ये 30A ही आएगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर मुझे चांसेस लग रहे हैं कि क्वेश्चन अच्छे बनेंगे इस तरह के। इसको समझिए भाई। बाकी हमारे जो थ्योरी के लेक्चर्स हैं उनमें मैंने और इसको इलेबोरेट किया हुआ है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हो इनकेस अगर आपको ट्रिकोपीडिया से समझ नहीं आया तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है, इसको आप वैसे भी याद रख सकते हो। कैसे याद रखोगे बताओ? देखो, अगर आप वोल्टेज सोर्स निकाल रहे हो, वी नोट निकाल रहे हो, तो आप वीएस वाले फैक्टर को तो सेम लिख दिया करो। वीएस वाला जो फैक्टर है वो ए से मल्टीप्लाई होता है ना, तो इसको ए से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन जो आईएस वाला फैक्टर है ना, उसको यहां पे 50B मत लिखो, आईएस वाले फैक्टर को क्या कर दो, क्योंकि डबल कर रहे हो रेजिस्टेंस को, तो इसको भी डबल कर दो, सिंपल। तो अब लास्ट इक्वेशन ये बनेगी। अगर यहीं पे मैं आई नोट लिख रहा होता, आई नोट दिया होता, तो फिर क्या करते भाई? जैसे आई नोट यहां पे 5 दे दिया, सोचे इसी क्वेश्चन में ये दिया होता, आई नोट यहां पे 5 दे रखा होता, यहां पे 8 दे रखा होता, और तीसरे क्वेश्चन में आई नोट पूछ लिया आपसे। अब क्या करते? तो अब आप बोलो, देखो पहले केस में 5 = ये आ जाएगा, बिल्कुल सही है। दूसरे केस में 8 = ये आ जाएगा। क्या तीसरे केस में आप ये लिखोगे 30A + 50B? देखो अब आप आई नोट को लिखना चाहते हो, तो आई नोट को अगर कुछ ना चेंज होता तो यही आता, 30A and 50B यही आता। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम ये हुई है कि सारे रेजिस्टेंस डबल हो गए।
तो अब आई नोट को क्या लिखे, जरा देखो, ये जो आउटपुट करंट का हिस्सा है, इस बार ये आउटपुट करंट के दो हिस्से हैं, आई नोट के हिस्से बन गए ना दो, तो आउटपुट करंट के दो हिस्से हैं, ये हिस्सा करंट सोर्स की वजह से आया, ये हिस्सा वोल्टेज सोर्स की वजह से आया। तो अब आप बताओ, अब यहां पे करंट सोर्स की वजह से ये आउटपुट करंट आया है, IS की वजह से, IS की वजह से ये आउटपुट पे करंट आया है, और आप रेजिस्टेंस को डबल कर रहे हो, तो करंट सोर्स की वजह से जो करंट है वो नहीं बदलता, रेजिस्टेंस को अगर डबल कर रहे हो तो इसका मतलब पहले 50 भी आना चाहिए था, अभी भी 50 भी ही आएगा, तो इसका मतलब यहां पे तो 50 भी ही आएगा। अब आइए वोल्टेज सोर्स, ये आउटपुट करंट है ड्यू टू वोल्टेज सोर्स। तो अगर मैं कोई सर्किट ले लूं, ऐसा सिंपल सर्किट ले लिया करो और यहां पे वोल्टेज सोर्स लगा दो, ये वोल्टेज सोर्स है 20 वोल्ट का, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, फिलहाल यहां पे क्या वोल्टेज आएगी, यहां पे वोल्टेज आएगी 10 वोल्ट, सही है, और जो करंट आएगा वो आएगा 1 एम्पियर। अब अगर मैं सबको डबल कर दूंगा यहां पे, तो बताओ क्या होगा, यहां की वोल्टेज तो 10 वोल्ट ही रहेगी, बट करंट क्या हो जाएगा, हाफ। इसका मतलब है अगर आप वोल्टेज सोर्स की वजह से आउटपुट को, करंट को देख रहे हो, वोल्टेज सोर्स की वजह से अगर आउटपुट वोल्टेज देख रहे हो तो चेंज नहीं होगी, लेकिन वोल्टेज सोर्स की वजह से आउटपुट करंट को देख रहे हो तो जिस फैक्टर से रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई हो उसी फैक्टर से वो डिवाइड हो जाएगा। तो आप बताओ, यहां पे 30A लिखना चाहिए था, 30A तो तब लिखते जब कोई भी वैल्यू चेंज ना करते, 30A ध्यान रखना, आउटपुट करंट है ड्यू टू वोल्टेज सोर्स, ड्यू टू वोल्टेज सोर्स, आउटपुट करंट है ड्यू टू वोल्टेज सोर्स। अब आपने क्योंकि सारे के सारे रेजिस्टेंस डबल कर दिए, तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, 2 का फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो इस बार क्या लिखोगे, इस बार अगर आउटपुट करंट दे रखा होता तो आप लिखते 15A + 50B, तब ये होता आई नोट, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा प्यारा कंसेप्ट है, कई बार इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, हालांकि बने नहीं है बट इसके ऊपर चांसेस ज्यादा है, ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया, एंड अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम सुपरपोजिशन थ्योरम की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, थैंक यू एंड टेक केयर।